Okay. So we will continue with the numericals based on the Doppler effect. Previous जो lecture था उसमें around 6-7 numericals we have sorted out. और main जो उस lecture की ऑब्जेक्टिव था, उसका जो रिक्वायरमेंट थी उसकी, वो ये थी कि हम डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड का जो फॉर्मूला है उसे हम किसी गिवन सिचुएशन में प्रॉपर तरीके से अप्लाई कर सकें। ओके, अब बात उसी के आगे बढ़ेगी। यहाँ पे मैं कोई फॉर्मूला वगैरह रिपीट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट कंटिन्यू करता हूँ क्वेश्चंस के साथ। तो एक एक करके क्वेश्चंस को जरा केयरफुली देखिए आप। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कार अप्रोचिंग क्रॉसिंग एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड sounds a horn of frequency 500 hertz when 80 meter away from the crossing. Okay, speed of the sound in air is 330 meter per second, जैसे कि बताया गया। Now the question says what frequency is heard by an observer 60 meter away from the crossing on a straight road perpendicular यानी कि at right angle। तो सिचुएशन देखो बेटा, ये ऐसी है कि रोड्स अगर मैं डिस्क्राइब कर दूं तो ये ऐसे रोड्स हैं, ये एक, और ये कंटिन्यूएशन में अगर मैं दिखाऊं क्रॉसिंग के हिसाब से तो दूसरी। आप कह सकते हो कि जिस कार के बारे में हम बात कर रहे हैं वो यहाँ कहीं है, ठीक है, और ये कार चलती है कितनी स्पीड से? 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। इसके डिस्क्रिप्शन बड़े सिंपल होंगे। ये 80 मीटर अवे है क्रॉसिंग पॉइंट से, तो ये क्रॉसिंग पॉइंट है सी अपना। कार जो है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब ये साउंड को हॉर्न करती है तो ये हमारे लिए सोर्स का मीनिंग होगा यहाँ पे, और कोई एक ऑब्जर्वर है जो यहाँ बता रहा हूं मैं, लाइक दिस, ये ऑब्जर्वर है। वो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक से पढ़ें तो ऑब्जर्वर क्रॉसिंग से 60 मीटर दूर है राइट एंगल के हिसाब से, और ये मूव नहीं कर रहा है। और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी हम लोग कह सकते हैं 0 मीटर पर सेकेंड, और सोर्स की वेलोसिटी हम लोग कह रहे हैं 20 मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ साउंड जैसे कि क्वेश्चन में दिया है 330 मीटर पर सेकेंड। तो कितनी फ्रिक्वेंसी सुनेगा ऑब्जर्वर अगर एक्चुअल फ्रिक्वेंसी जो निकल रही है वो है 500 हर्ट्ज। तो बड़ा सिंपल होता है, हमें ये देखना होता है कि सोर्स और ऑब्जर्वर को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उस लाइन पर वेलोसिटी कितनी है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई करूंगा, और पाइथागोरस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोचता हूँ तो ये साइड होनी चाहिए 100 मीटर, ठीक है। यस सर। आप इजीली इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, 80-60 पाइथागोरस के हिसाब से जाएंगे तो ये 100 मीटर। अब इस तरफ 20 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, तो हम एक एंगल यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से कि यहाँ पे एक एंगल बनता है थीटा। एक छोटे से कैलकुलेशन से हमें समझ में आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। कॉस ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू 80/100, दैट विल गिव 4/5, तो विच मीन्स थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। तो थीटा भी हमें फौरन पता चल गया। अब हमें इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ढूंढना पड़ेगा, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये कंपोनेंट हो जाएगा 20 cos 37। अब इस वेलोसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, इस वेलोसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये अप्रोच की कंडीशन बनती है ना। यस। अप्रोच की कंडीशन एंड द ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट। तो कैन यू जस्ट टेल मी कि अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बनेगा? v plus v ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट v by v minus vs। v माइनस vs vs नहीं आएगा, vs cos 27, और this will be the original frequency। तो here if I just start putting up the values, तो उससे पहले मैं ये 20 cos 37 कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो ये आ जाता है 16 मीटर पर सेकेंड। 16। हाँ। अब कैलकुलेशंस में अगर मैं वैल्यूज को पुट अप करता हूँ तो स्पीड ऑफ साउंड 330 हो गया, डिवाइडेड बाय ये भी 330 माइनस ये 16, सब सॉर्ट आउट करने के बाद, और n जो मैंने निकाला है वो 500। दैट्स इट। कैलकुलेशन पूरा करिए
आंसर बताइए कितना हर्ट्ज आता है। खत्म। कर पा रहे हैं आंसर? श्योरली 500 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। कितना आंसर आ रहा है? नहीं, 330 डिवाइड बाय 330 माइनस 16 जो भी आएगा मल्टीप्लाई करें उसे 500 से। ये किसी ने नेगेटिव आ रहा नेगेटिव आएगा? ओहो, नेगेटिव कैसे आएगा? नेगेटिव आ रहा है मतलब ताज्जुब की बात है। ऑन रिकॉर्ड यू आर सेइंग दिस नेगेटिव। कैसे आएगा नेगेटिव? सोचो तो। 330 डिवाइडेड बाय 330 माइनस 525.4. ओके, सो 525.4 हर्ट्ज। ठीक है, नेगेटिव आने का सवाल नहीं पैदा होता। कैलकुलेशन में आ रहा सर। तुम गलत कैलकुलेशन कर रहे हो। यस, गलत इसका। ठीक। A boy riding on a bicycle going at 12 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये 12 किलोमीटर पर आवर को जो है हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। Towards a vertical wall, whistles at his dog, okay, on the ground. If the frequency of the whistle is 1600 hertz and the speed of the sound in air is 330 meter per second, find the frequency of whistle as received by the wall, the frequency of the reflected whistle as received by the boy. ओके, तो दो सिचुएशन है बेटा यहाँ पे। क्वेश्चन को बहुत बहुत केयरफुल तरीके से हमें सॉल्व करना चाहिए। तो लेट मी कंसिडर कि यहाँ पे ये वॉल है, ये वॉल है, ठीक है। यहाँ बीच में कहीं ये ठीक है डॉग है, ठीक, और यहाँ ये लड़का है। ऑफ कोर्स लड़के के डिस्क्रिप्शन है कि ये साइकिल चला रहा है। तो कितनी स्पीड से चला रहा है ये साइकिल? 12 किलोमीटर। हाँ, इसको हमें कन्वर्ट करना चाहिए 12 किलोमीटर पर आवर। तो 12 किलोमीटर पर आवर का पहले मैं छोटा सा कन्वर्जन कर लेता हूँ। 12 इंटू 5/18, ठीक, कितना हो जाएगा 12 इंटू 5/18? 3.33। ओके, 3.3 मीटर पर सेकेंड। तो बॉय की जो अपनी स्पीड है वो 3.3 मीटर पर सेकेंड है। तो तीन चीजें या तीन लोग हैं यहाँ पे, हम ऐसे समझेंगे, लड़का एंड देन डॉग एंड देन वॉल। अब स्पीड ऑफ साउंड की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो वो गिवन है हमको 330 मीटर पर सेकेंड। ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी जो इमिट होगी वो है 1600 हर्ट्ज। पहला क्वेश्चन, फ्रिक्वेंसी ऑफ द विसल एज रिसीव्ड बाय द वॉल। तो पहले क्वेश्चन में वॉल क्या है? ऑब्जर्वर है, ठीक है। पार्ट ए के लिए वॉल क्या माना जाएगा? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे कह सकते हैं ना कि ऑब्जर्वर रेस्ट पे है। अब दीवार तो नहीं चल रही है, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, तो 0 मीटर पर सेकेंड। और ये जो लड़का है वो विसल बजा रहा है, तो ये सोर्स हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स की अगर हम बात करते हैं तो 3.3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी गिवन है। लड़का चूंकि रन करता है टुवर्ड्स द वॉल, है ना, टुवर्ड्स द वर्टिकल वॉल, ये बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि टुवर्ड्स द वॉल ये रन करता है, ये मूव करता है, साइकिल चला रहा है एक्चुअली। तो अप्रोच का सिनेरियो बनता है दोनों में, और कंडीशन ऑफ अप्रोच के हिसाब से अगर मैंने एपरेंट फ्रिक्वेंसी यहाँ पे निकालना शुरू किया तो आंसर आ जाएगा V प्लस V ऑब्जर्वर, या चलो ऑब्जर्वर तो रेस्ट में है इसलिए मैं बस आगे की चीजें लिखता नहीं हूँ, तो डायरेक्टली लिखने लग जाता हूँ V डिवाइडेड बाय V माइनस VS चूंकि अप्रोच है, इनटू ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी N। तो Na इज इक्वल टू, कैलकुलेशन बिल्कुल क्लियर है, 330 डिवाइडेड बाय 330 माइनस 3.3 इंटू विसल की फ्रिक्वेंसी ओरिजिनली 1600।
अब देखना आंसर सही तरीके से निकालना। तो ये फ्रिक्वेंसी जो है वो रिसीव होगी वॉल पे। गेटिंग द पॉइंट? 1616.1. ओके, सो दैट मेक्स 1616 .1. हर्ट्स। चलिए ठीक है, इतना काफी है। नाउ सेकंड केस में हमसे ये पूछा जा रहा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिफ्लेक्टेड विसल एज रिसीव्ड बाय द बॉय, मतलब जो साउंड यहाँ पे जाके टकराएगा, अगर वही रिफ्लेक्ट होके वापस लड़के के पास आता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी। तो सेकंड सिचुएशन में हमें कुछ बातें बहुत जल्दी से क्लियर कर लेनी चाहिए कि सेकंड सिचुएशन में बॉय क्या है, ऑब्जर्वर, और वॉल क्या है, सोर्स। सोर्स। क्योंकि साउंड जो रिफ्लेक्ट होके जाएगा तो यहाँ पे वॉल एज गुड एज सोर्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। और एक बड़ी कमाल की बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मैं ऑब्जर्वर की स्पीड लिखूंगा 3.3 मीटर पर सेकेंड और सोर्स की स्पीड लिखूंगा 0। साउंड की स्पीड मैं इस बार भी मेंशन कर लूंगा 330 मीटर पर सेकेंड। बट एक कमाल की बात यह है कि ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी मैं मेंशन करूंगा 1616 हर्ट्ज। ये नोटिसेबल बात है, इतनी मेंशन करूंगा मैं। सोचो क्यों? क्योंकि जो फ्रिक्वेंसी इस तक पहुंचेगी वही तो रिफ्लेक्ट होगी। तो इस तक पहुंची कितनी? 1616. समझे ना? 1600 नहीं पहुंचा, 1600 तो लड़के ने निकाला, लड़का रन कर रहा है। तो यहां तक पहुंची कितनी? 1616। जो पहुंची वही रिफ्लेक्ट हुई। तो रिफ्लेक्टेड साउंड के लिए अगर मैं डॉपलर शिफ्ट लिखना चाहता हूं तो मैं वही फ्रिक्वेंसी यहां पे यूज करूंगा जो रिफ्लेक्ट हो रही है। क्लियर हुई मेरी बात यहाँ पे? यस सर. यस आया ना? यस सर. अब सिचुएशन देखो, सोर्स रेस्ट पे है और ऑब्जर्वर यानी कि लड़का क्लोज अप्रोच कर रहा है। तो फॉर्मूला बताएं मुझे। सोर्स को रेस्ट पे रखो और ऑब्जर्वर को अप्रोच कराओ। एपरेंट फ्रीक्वेंसी इन द सेकंड सिचुएशन इज v प्लस सोर्स रेस्ट पे है डिवाइड बाय प्लस v. एक सेकंड, v प्लस vo ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय सिर्फ v आ जाएगा। फॉर्मूला सही से रिकॉल करना पड़ेगा आपको, एंड देन n। बट याद रहे इस बार जो n होगा आपका वो 1616 होगा। या मैं एक काम कर लेता हूं, इसको NA ही बोल देता हूं, यहां पे NA लगाता हूं और इसको कहता हूं NA डैश। समझे ना? सो NA डैश इज इक्वल टू, देखिए 330 प्लस 3.3 डिवाइडेड बाय 330 इंटू 1616। अब डिवीजन पूरा करिए और बताइए कि रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी का साउंड कितना सुनाई देगा। वन सिक्स थ्री टू। ओके है 1632। अब मैं चाहता हूं कि अगर मैं कोई ऐसा फॉर्मूला क्लेम करूं जो डायरेक्टली मुझे रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी का साउंड बता दे, है ना? तो इसी फॉर्मूले को बेटा अगर मैं मॉडिफाई करने लग जाऊं NA डैश, तो ध्यान से देखना v प्लस vo डिवाइडेड बाई v, है ना, इनटू क्या है NA, और NA का फॉर्मूला क्या है देखो, v डिवाइडेड बाय v माइनस vo इंटू n। v माइनस vs। ये देखो, हाँ यहाँ पे v माइनस vs आना चाहिए, सॉरी फॉर दैट, v माइनस vs इंटू n। समझा आपको ये? यस सर। यस सर। मैंने NA का फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे। अब इसमें एक एडवांटेज हमको क्या मिलेगा, ये और ये फैक्टर कट जाएगा, तो डायरेक्टली मुझे रिफ्लेक्टेड साउंड का फॉर्मूला क्या मिलेगा, एपरेंट शिफ्ट के साथ v प्लस vo डिवाइडेड बाय v माइनस vs इंटू n, डायरेक्ट मिलेगा मुझे। तो इस फॉर्मूले को मैं डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकता हूं, रादर डूइंग दिस इन 2 स्टेप्स। अब ये क्वेश्चन ही मैंने जानबूझ के इस तरीके से यूज किया कि पहले कितनी फ्रीक्वेंसी पहुंच रही है वो निकालें और फिर बाद में फाइनली रिफ्लेक्ट होने के बाद जो फ्रीक्वेंसी आ रही है उसको निकाल लें।
एनी हाउ सॉल्यूशन करने के बाद हमें ये एक्सपेक्टेड आंसर मिलता है। तो इन केस इन एनी जनरल प्रॉब्लम अगर आपसे डायरेक्टली ये पूछा जाता है कि अगर कोई सोर्स इस तरीके से रन करता हुआ वॉल की तरफ जा रहा है, तो वॉल से साउंड रिफ्लेक्ट होकर वापस से दोबारा जब इसके पास आएगा तो उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी एपरेंटली सुनाई देगी, तो आप डायरेक्टली ऐसा फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। ओके Yes. ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन 10। इसमें कह रहा है कि देयर आर टू सबमरीन्स एंड दे आर अप्रोचिंग ईच अदर, सो दिस पॉइंट हियर इज टू बी टेकन सीरियसली कि दे आर अप्रोचिंग ईच अदर। द फर्स्ट सबमरीन ट्रेवल्स एट 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये 36 किलोमीटर पर आवर का जरा डेटा सॉर्ट आउट कर लेते हैं। 36 इंटू 5/18 कितना हो जाएगा? 12. 10 मीटर पर सेकेंड। दूसरी जो सबमरीन है वो 54 किलोमीटर पर आवर पे चलती है, तो जरा 54 का भी डेटा सॉर्ट आउट कर लेते हैं। 54 इंटू 5/18, तो मेरा ख्याल है ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट सबमरीन सेंड्स अ साउंड सिग्नल at frequency of 2000 hertz. What frequency is this signal received by the second submarine? तो पहली सबमरीन जो साउंड भेजेगी, सेकंड सबमरीन ने कितने से उसको रिसीव करना है, फिर बाद में रिफ्लेक्ट होके जब दोबारा वो वापस आएगा तो कितने से रिसीव होना है, और लास्टली हमसे ये भी मतलब डेटा में ये भी बताया गया हमें कि स्पीड ऑफ साउंड वाटर के अंदर जो है वो कितनी है? 1500 मीटर पर सेकेंड। तो लेट मी ड्रॉ काइंड ऑफ सिचुएशन कि ये एक सबमरीन है, मान लें ये दूसरी सबमरीन है, ठीक है, ये पहली और ये दूसरी, ये इधर अप्रोच कर रही है, ये इधर अप्रोच कर रही है। इस सबमरीन के लिए मुझे लिखना चाहिए 10 मीटर पर सेकेंड, और इस सबमरीन के लिए मुझे लिखना चाहिए 15 मीटर पर सेकेंड। तो पहली सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है, अप्रोचिंग है, सोर्स ये है, ऑब्जर्वर ये है ना। तो पहली सिचुएशन में ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है। फॉर्मूला क्या बनेगा बता सकते हो? Na dash is equal to V plus V V plus V observer divided by V minus V Vs. सोर्स, क्योंकि दोनों चल रहे हैं, इनटू ओरिजिनल वैल्यू ऑफ n। तो चलिए पहले इसको निपटा देते हैं, इसी के आगे मैं यहाँ पे डेटा पुटअप करने लग जाता हूँ। तो दिस विल बी 1500, ये प्लस में हो गया ऑब्जर्वर 15 डिवाइडेड बाय अगेन 1500 माइनस सोर्स की वैल्यू है 10 इनटू कितनी फ्रीक्वेंसी इसने इमिट करी थी? 2000 हर्ट्ज। सो दिस इज 2000। अब मैं जब इसे सॉल्व कर लेता हूं तो मुझे ये पता चल जाता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे रिसीव होगी। बताइए कितनी रिसीव होगी, अब आपका काम है ये। ओके 2033.5 हर्ट्ज। चलिए ठीक है। अब सेकंड सिचुएशन में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि जो साउंड यहां तक पहुंचा अगर वो रिफ्लेक्ट होके दोबारा इधर आता है तब कितनी फ्रीक्वेंसी रिसीव होगी। तो आंसर सिंपल है, सेकंड सिचुएशन में भी अप्रोच ही चल रहा है ना। V प्लस VO डिवाइडेड बाय V माइनस VS इनटू NA। नोटिस करो जो Yes. साउंड पहुंचेगा वही रिफ्लेक्ट होगा ना। Yes. अरे हाँ या ना? Yes, sir. अब वैल्यूज की तरफ ध्यान दो। 1500 सेकंड सिचुएशन में ये सोर्स बन जाएगा और ये सोर्स क्या बनेगा? ऑब्जर्वर बनेगा। Plus 10. तो सेकंड सिचुएशन में इधर क्या आना चाहिए? प्लस 15। अरे नहीं, ऑब्जर्वर है ना वो तो। Plus 10. प्लस 10 सोर्स 15 ऑब्जर्वर 10 डिवाइडेड बाय ये ऑब्जर्वर है ना सेकंड सिचुएशन में। Yes, sir. डिवाइडेड बाय 1500 माइनस क्या? 15 इनटू एपरेंटली जो फ्रीक्वेंसी वहां पहुंची थी दैट इज 2033.5। अब आप इसे सॉल्व करिए, फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। बताइए देखिए क्या आता है, और सोचिएगा जरूर इस पे कि क्या कर रहे हैं।
206 7.7. 206 7.7. 7.7. So this might be an expected answer. You may write 208 and so on. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. This is the next question. ध्यान से देखना. A source of oscillations with a frequency, मतलब ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है. ये जो फ्रीक्वेंसी यहाँ लग रही है 300 हर्ट्ज, ये ओरिजिनल है. And a receiver are located along the same line, normal to the wall as shown in the figure. Both the source and receiver are at rest. तो source भी रेस्ट पे है और रिसीवर भी रेस्ट पे है. But the wall is recedes. Wall receding मतलब दूर जा रही है दीवार. इतनी स्पीड से देखो यहाँ बताया है 20 मीटर पर सेकेंड से. Find the frequency registered by the frequencies registered by the receiver. तो ये frequencies वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ. कितनी फ्रीक्वेंसीज रजिस्टर होंगी? तो बेटा 2 फ्रीक्वेंसी रजिस्टर होगी. एक जो आएगी ना वो डायरेक्ट आएगी, मतलब सोर्स से सीधा सीधा रिसीवर के पास. सोर्स से अगर सीधा सीधा रिसीवर के पास आती है और दोनों के दोनों रेस्ट में है तो कोई एपरेंट शिफ्ट नहीं होगा. जैसे मैं N1 कॉल कर रहा हूं फिलहाल, कोई एपरेंट चेंज नहीं होगा और सीधे सीधे वही वैल्यू रिसीव होगी जो ओरिजिनली निकली है. बराबर. ये Yes, sir. सेकंड जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे रिसीव होगी वो डायरेक्ट नहीं आएगी बल्कि रिफ्लेक्ट होके आएगी. तो साउंड पहले कहाँ जाएगा? वॉल के पास, और वॉल से फिर रिफ्लेक्ट होकर रिसीवर के पास. सेकंड सिचुएशन में तो हमें ये देखना पड़ेगा कि पहले वॉल के पास कितनी फ्रीक्वेंसी जा रही है. ठीक है. तो पहली कंडीशन अगर मैं सॉर्ट आउट करना चाहता हूं तो उसके लिए सोर्स रेस्ट पर है, ऑब्जर्वर यानी कि दीवार 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है. ठीक. ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 300 हर्ट्ज. अब इसमें एक चीज नहीं दी हुई है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना है. तो वेलोसिटी ऑफ साउंड यहाँ पे आप ले लें 330, हमेशा की तरह स्टैंडर्ड नंबर 330 मीटर पर सेकंड. तो v 330 मीटर पर सेकंड. तो पहले हम ये निकाल रहे हैं कि सोर्स से दीवार तक कितना फ्रीक्वेंसी पहुंचा. फर्स्ट पार्ट में हमारा ये इंटरेस्ट है. समझे नहीं समझे? तो लेट्स कॉल दैट एज Na. ठीक है. सोर्स रेस्ट में है, याद रखना. तो इक्वेशन बनेगी v प्लस vu, क्योंकि अप्रोच है सीधी सीधी बात, डिवाइडेड बाई v इनटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी n. तो Na is equal to, if I just complete the calculation, I may get it like this: 330 plus 20 divided by 330 into ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी निकली? 300. कैलकुलेशन करके बताइए कितना आता है? 318 हर्ट्ज. चलिए, अब दीवार क्या करेगा कि ये जो साउंड इस तक पहुंचेगा, ठीक है ना, 318 का, ये रिफ्लेक्ट करेगा. तो अगले प्रोसीजर में जिसे हम कहेंगे, वॉल क्या बनने वाला है? सोर्स क्या ऑब्जर्वर? ऑब्जर्वर तो बन चुका है ना दीवार में. वॉल सोर्स बनेगा और ये रिसीवर ऑब्जर्वर है. तो सेकंड पार्ट जो इसका चलेगा ना, सेकंड पार्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन, वॉल ये जो है ना, ये सोर्स बनेगा और फ्रीक्वेंसी जो निकल रही होगी वहां से वो 318 हर्ट्ज होगी. ठीक है. और ऑब्जर्वर हमारा रेस्ट पर है और वॉल चूंकि सोर्स पर है, वॉल सोर्स की तरह है, तो वो 20 मीटर पर सेकंड है. और ध्यान से देखो, इस रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए और तो दीवार दूर जा रही है, मतलब सेपरेशन हो रहा है. तो इन कंडीशंस को फॉलो करते हुए अगर मैं इक्वेशन को दोबारा लिखूं तो क्या लिखूंगा? ऐसे ले लेता हूं. v ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे है, डिवाइडेड बाय v प्लस vs, करेक्ट है ना, इनटू na. सोचने वाली बात है.
तो फाइनली जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो ऐसी 330 डिवाइडेड बाय 330 प्लस 20 इंटू 318। तो अब N2 बताइए। 327 328 328 नहीं, मुझे नहीं लगता, रॉन्ग कैलकुलेशन। 299.8. ये सही है, क्योंकि दूर जा रहे हैं तो 318 से कम हो जाएगा। Yes. कितना आया? 299.8. 299.8। चेक इट आउट एग्जैक्टली, देखो। राइट है सर। ओके, सो दैट इज 299, यानी कि 300 ही बोलते हैं। Yes. 299.8 ही लगा रहे हो तुम, तो फाइनल आंसर मतलब 300 बोल सकते हो हर्ट्ज। ठीक। यस सर। Yes, sir. सो दिस माइट बी द सिचुएशन। अब कितनी फ्रीक्वेंसी इसने रजिस्टर करी है, तो 300 ही करेगा, और क्या करेगा। कैलकुलेशन लेकिन अच्छे से चेक करना, ये वाला करेक्ट था। Yes, sir. ठीक है, तो एक जो डायरेक्ट पहुंचा उसमें कोई डॉपलर शिफ्ट आपने नहीं लगाना है। दूसरा आप देखो रिफ्लेक्ट होके वापस आया, तो रिफ्लेक्शन के प्रोसेस में पहले दीवार तक कितना गया और फिर वहां से वापस रिफ्लेक्ट होके कितना आया, इस तरीके से करना होगा। समझ आ रहा है ना? यस सर। ठीक, डाउट्स अगर कुछ हैं तो भाई बता दो जल्दी से, थोड़े से लंबे हैं कैलकुलेशन। पक्का? Yes, sir. Yes, sir. और एक बात तुमने इसमें नोटिस करे, अगर कैलकुलेशन तुमने ठीक ठाक करा है तो इसमें एक नोटिसेबल बात है कि इसको एक ही फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी 300 की, 300 की. चाहे डायरेक्ट हो चाहे रिफ्लेक्ट होके वापस आए। नोटिस किया तुमने? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो ये सिचुएशन याद रखना। अगर रिसीवर ऐसे बीच में रखते हैं, सोर्स को भी स्टेशनरी रखते हैं, रिसीवर को भी स्टेशनरी रखते हैं, और दीवार को चलाते हैं दूर, तो चाहे डायरेक्ट साउंड पहुंचे चाहे दीवार से रिफ्लेक्ट होके वापस आए, फ्रीक्वेंसी सेम हो गई। तो ये एक स्टैंडर्ड कंडीशन हो गई हमारे लिए। तो आओ इसे देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है, सिंपल सादा सीधा है ये भी। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई एक्सेसिव कैलकुलेशन हमें करना है, बस थोड़ा सा सोचना है बस। फिगर शोज सोर्स ऑफ साउंड मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, जैसे यहाँ मूव कर रहा है at a speed of 22 meter per second, and it's just continuously emitting a sound of frequency 2 kilohertz, which travels in air at the speed of 330 meter per second from the origin. At time t is equal to 0, the source crosses the point P. तो ये टाइम t is equal to 0 यानी कि जब ये यहाँ है तब इसने पॉइंट P को क्रॉस किया। ठीक है। When does the sound emitted from the source at P reach the listener Q? तो यहाँ जो साउंड इमिट हो रहा है यहाँ पे, ये लिसनर तक कब जाएगा? ऑफ कोर्स स्पीड ऑफ साउंड हमें कितना दिया है? 330 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा ये तो बगैर कैलकुलेशन के हो जाएगा। यहाँ साउंड निकाला ना इसने, लिसनर क्यू कितनी दूर है? 330. कितनी स्पीड से साउंड ट्रैवल करेगा? 330. तो कितना टाइम लगेगा? 1 सेकेंड। सिंपल, क्योंकि आप यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे टाइम इज इक्वल टू Distance upon Distance upon speed. स्पीड। तो डिस्टेंस जो है वो भी 330 है, डिवाइडेड बाय स्पीड जो है वो भी 330 है, तो आंसर आ जाएगा 1 सेकेंड। ये तो बिना कैलकुलेशन के भी हो गया। बी पार्ट इसका देखें, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द लिसनर एट दिस इंस्टेंट। अगर मैं डायरेक्टली ये कहूं तो आप सबको समझ आ जाना चाहिए। 2 किलोहर्ट्ज ही सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि इसने साउंड को इमिट कब किया? जब वो पॉइंट पी पे था। लिसनर की लोकेशन देखो और सोर्स की लोकेशन देखो, और साथ साथ ये भी नोटिस करो कि सोर्स का डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल ऐसा सीधा है, मतलब लाइन ज्वाइनिंग द पोजीशन ऑफ लिसनर एंड द सोर्स और वेलोसिटी, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री. 90 डिग्री बन रहेगा, सीधा मतलब है डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा। Yes, sir. ये एक स्पेशल कंडीशन है, पढ़ा चुका हूं मैं आपको ये। Yes, sir. Yes.
तो स्पेशल कंडीशन कंसिडरेशन में लेते हुए अगर बिल्कुल सामने अगर सोर्स मौजूद है और वहां पे वो साउंड जो निकालता है वो एग्जैक्टली पहुंचता है उतनी ही फ्रिक्वेंसी के साथ जितनी फ्रिक्वेंसी का साउंड निकला है, तो 2 किलोहर्ट्ज अगर इमिट किया है तो 2 किलोहर्ट्ज पहुंच जाएगा उसके पास। सी बताएं, आप थोड़ा सोच के बताएं। सी, वेयर विल बी सोर्स एट दिस इंस्टेंट। तो यहां जो साउंड इमिट किया है उसको क्यू तक पहुंचने के लिए टाइम कितना लगा? 1 second. 1 तो second. उस 1 सेकंड में ये सोर्स ऐसे आगे ट्रेवल करेगा ना। Yes, sir. Yes. हाँ, तो कहाँ Yes, sir. जाएगा? कहाँ जाएगा? Okay. आगे। आगे कहाँ? वेयर? आगे आगे लिखूं क्या? इसका जवाब मैं आगे लिखूंगा। कहाँ? पढ़ते नहीं हो क्वेश्चन ठीक से? 330. 330 से साउंड चल रहा है, सोर्स कितने से चल रहा है? 22 मीटर पर सेकंड। हाँ, तो 1 सेकंड में कितनी दूर जाएगा वो? 22 meter. 22. बस 22 मीटर जाएगा। कैसे आएगा? अब ये भी समझाना पड़ेगा यार तुम लोगों को। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या चीज? Distance. Speed. स्पीड इनटू Time. टाइम। अब सोर्स चल रहा है 22 से, 1 सेकंड हो गया, 22 मीटर आगे चला गया वो। समझे नहीं समझे? Yes. Yes. sir. Okay. Let's take another question. This is very very interesting question to solve. बहुत जबरदस्त है ये क्वेश्चन, ध्यान से देखना। एक फाइटर प्लेन है जो मूव करता है वर्टिकल लूप में। फाइटर प्लेन अक्सर हवा में कलाबाजियां खाते हैं, ऐसे ऐसे वर्टिकल लूप में घूमते हैं, पता है ना। तो वो वर्टिकल लूप में घूम रहा है, ठीक। अब उसकी जो स्पीड रेडियस है वर्टिकल लूप की वो 100 मीटर है, ठीक है। तो पहले मैं सबसे पहले लूप यहाँ पे बना देता हूँ। तो ऐसा कुछ वर्टिकल लूप होगा यहाँ पे, और फाइटर प्लेन जो है उस वर्टिकल लूप में घूम रहा होगा लाइक दिस। और इसका अगर मैं रेडियस चेक करता हूँ 100 meter. तो 100 मीटर रेडियस। अब एक आदमी जो है सेंटर ऑफ द लूप से 200 मीटर डायरेक्टली ओवरहेड इस पोजीशन से वो खड़ा हो जाता है। मतलब एक आदमी यहाँ खड़ा हो जाता है, यहाँ ये आदमी है मान लो लाइक दिस। अब अगर मैं ये सेंटर ऑफ द लूप से डायरेक्टली इस पर्सन की लोकेशन देखूंगा ना, तो ये कितनी है? 200 meter. 200. 200 मीटर है। ओके, याद रखना है सिचुएशन। द ऑब्जर्वर रिसीव्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इन इट। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेन व्हेन इट इज नियरेस्ट टू हिम। ये साउंड उस वक्त रिसीव करता है जब प्लेन उसके नजदीक है। अब प्लेन उसके नजदीक है मतलब प्लेन यहाँ होना चाहिए ना, सबसे नजदीक तो यहीं आएगा उसके। Yes, sir. लेकिन बेटा अगर वो यहाँ रहते हुए साउंड निकालता है ना, तो वो मैक्सिमम नहीं सुनेगा, वो ओरिजिनल सुनेगा। समझो बात को। Yes, sir. Yes. हाँ. प्लेन तो ऐसे चलेगा, अगर लूप में उसे चलना है तो उसे ऐसे चलना पड़ेगा। अब 90 डिग्री की सिनेरियो बन रही है यहाँ पे। Yes, sir. Yes. इसका Yes, मतलब साउंड यहाँ नहीं निकला होगा, पक्की बात है ना। साउंड यहाँ नहीं निकला होगा। साउंड यहाँ कहीं जब प्लेन था ना तब साउंड निकला होगा। क्योंकि अगर यहाँ कहीं प्लेन है तो साउंड निकाला उसने ऐसे, तो वो साउंड डायरेक्टली अप्रोचिंग सिनेरियो में इसके पास पहुंचा। और हुआ ये कि जब तक साउंड इस तक पहुंचता तब तक प्लेन ट्रैवल करके यहां से लेकर के यहां आ गया। समझे बात को? हाँ सर. Yes, sir. तो ये वो लोकेशन हो सकती है, टी वाली, टी बोल रहा हूं मैं इसको, जब साउंड इमिट हुआ होगा। क्योंकि ये अप्रोच का सिनेरियो बन रहा है और अप्रोच में ही हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिलती है, ये हम जानते हैं। इस जगह होते हुए अगर प्लेन ने साउंड निकाला है तो वो तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, क्योंकि ये Yes. तो 90 डिग्री Yes, sir. सिनेरियो है। और यहाँ अगर कहीं प्लेन होता तब तो वो सेपरेटिंग सिचुएशन में आ जाता। सेपरेटिंग सिचुएशन में तो साउंड मैक्सिमम नहीं होता है, मिनिमम होता है। इसका मतलब यहाँ कोई एक ऐसी लोकेशन हो सकती है जब साउंड इमिट किया गया और बाय द टाइम साउंड ऑब्जर्वर तक पहुंचे प्लेन ट्रैवल करके यहां तक आ गया। क्लियर है पॉइंट? Yes, हम sir. कह सकते हैं कि प्लेन ट्रैवल करके पी से पी डैश तक पहुंच गया और ये सेंटर सी। अब एक बड़ी सिंपल सी चीज नोट कर लें, अगर मैं यहां पे इसको ज्वाइन करा देता हूं तो ये तो 100 है, 100. ठीक है। लेट्स टेक दिस एज एन एंगल थीटा
एंड लेट्स टेक cos ऑफ थीटा इन द ट्रायंगल। अब आप बोलेंगे ट्रायंगल का है बेटा, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये और सोच समझ के बताना cos ऑफ थीटा कितना होगा। हाफ 100/200। वेरी गुड। Yes, sir. समझे नहीं समझे? Yes, sir. सिंपली cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू हाफ, विच मींस थीटा इज इक्वल टू क्या चीज? 60 60 60 degree. डिग्री। देखो हमने लोकेशन ढूंढ लिया प्लेन की, प्लेन का लोकेशन ढूंढ लिया हमने कि प्लेन यहाँ 60 डिग्री वाली इंक्लिनेशन पर है लोएस्ट पॉइंट से, तब उसमें साउंड थोड़ा होगा, और वो साउंड जब तक ट्रैवल करके यहाँ पहुंचता है तब तक प्लेन यहाँ पहुंचा। अब जब तक तब तक वाली बात समझो, साउंड ने कितना ट्रैवल किया? P से O, ठीक है ना? P से O ये डिस्टेंस किसने ट्रैवल किया? साउंड ने। और उतने ही टाइम में प्लेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 100. P से P डैश। Theta. बेटा P से P डैश, P से P डैश ये डिस्टेंस किसने ट्रैवल किया? Plane. बात समझ रहे हैं ना? मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि जब तक साउंड ट्रैवल करता है P से O, उतने ही टाइम में प्लेन ट्रैवल करता है P से P डैश। गेटिंग द पॉइंट? समझे नहीं आप बात को? अरे समझे समझे सर। नहीं समझे? समझा sir. जरा कंफर्म करो। यस सर। Yes, sir. तो P से O ये डिस्टेंस साउंड ट्रैवल करता है, जबकि P से P डैश ये डिस्टेंस प्लेन ट्रैवल करता है। और इन दोनों के लिए जो टाइम लगा, टाइम टू ट्रैवल, ठीक है, इन दोनों के लिए जो टाइम लगा, टाइम टू ट्रैवल ये इक्वल होना चाहिए। यस सर Yes, क्योंकि मैं sir. कह रहा हूं जितने टाइम में P से O ये डिस्टेंस साउंड ने ट्रैवल किया, उतने ही टाइम में P से P डैश प्लेन ने ट्रैवल किया। बराबर? Yes. Yes, sir. टाइम टू कवर PO बाय साउंड एंड टाइम टू कवर PP डैश बाय प्लेन मस्ट बी इक्वल। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? सोच के देखो, टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस Distance अपॉन स्पीड। तो P से O ये डिस्टेंस कितना है? हम ये क्या पाइथागोरस से निकाल पाएंगे? 100, 200, ये 90 डिग्री निकाल सकते हैं। यस, 200 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर। PO का स्क्वायर इज इक्वल टू 200 का स्क्वायर। समझ आ रही है बात क्या लिख रहा हूं मैं? माइनस Yes. 100 का स्क्वायर। ये पाइथागोरस भाई, ये 90 डिग्री के हिसाब से ऐसे, ठीक है ना? Yes, sir. तो 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? दोनों जीरो बाहर ले लो, ये 4 - 1 3, यानी कि PO का आंसर मुझे सीधा सीधा दिख रहा है रूट में 300। करेक्ट है? Yes, sir. Yes, sir. नहीं, रूट में 300 नहीं, चेक करो यार, गलती हो रही है। फोर इंटू 10⁴, 1 इंटू 10⁴, 10⁴ बाजू में निकाल दो। फोर माइनस 1 इंटू 10⁴, यानी PO का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁴, 4, 4। तो PO इज इक्वल टू रूट में 32. 3 इंटू 100, तो PO इज इक्वल टू 100√3। ठीक, तो डिस्टेंस जो इसने कवर करा वो हुआ 100√3। स्पीड कितनी? साउंड की स्पीड 300। फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 300। अरे आ रहा है तुम्हारी समझ में? Yes, sir. ओके, यहाँ पाइथागोरस में अटक रहे हैं अपन। अब टाइम निकालें, किसके लिए? P से P डैश,
अब मुझे बताओ P से P डैश कितनी स्पीड से चले हम, तो हमें पता नहीं, प्लेन की स्पीड VP लिख देता हूं मैं, लेकिन डिस्टेंस कितना चले ये तो बताओ। R theta. हाँ वेरी गुड, R थीटा, शाबाश, वेरी गुड, क्योंकि ये एक आर्क है तो आर्क लेंथ के हिसाब से सोचना पड़ेगा ना। Yes, sir. ठीक है, चलो अब छोटा मोटा इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ये दोनों जीरो काट दिए, दोनों जीरो काट दिए, यहां से मुझे मिला √3 डिवाइडेड बाई ये बचा 3। आर कितना है 100, और थीटा कितना है अगर तुम ध्यान देते हो तो 60 डिग्री है, 60 डिग्री थीटा। 5/3. π/3 डिवाइडेड बाई ये VP आपको निकालना है। ठीक, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो गया 1/√3 इज इक्वल टू पाई इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3. 3VP। तो फाइनली हमको मिल रहा है VP इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा 100 पाई इंटू √3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस विल बिकम 100 पाई डिवाइडेड बाय √3 मीटर पर सेकेंड। इतना एक्सपेक्टेड आंसर आ जाएगा इसका। Yes, sir. अब कैसे निकाला जरा सोचना अच्छे से। सबसे पहले तो ये समझना कि एंगल कैसे गिना, एंगल गिनने के बाद ये समझना कि ये इक्वेशन मैंने क्या लिखी है। ये क्लियर हो गया इस इक्वेशन का मतलब? क्योंकि साउंड जब यहां से यहां पहुंच रहा था उतने ही टाइम में प्लेन यहां से यहां पहुंच रहा था, जब उसे मैक्सिमम आवाज सुनाई दी, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी की साउंड जब उसको सुनाई दिया तब प्लेन ओवरहेड था, यानी कि कम से कम डिस्टेंस पे था। तो ऑब्वियस बात है जब तक साउंड यहां पहुंचा तब तक प्लेन यहां पहुंचा। आई होप यू गेटिंग इट राइट। ओके, कुछ एक सिंपल क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखता हूं, एकदम आसान, थोड़ा टफ हो गया ना ये, टेंशन में आ गए होंगे। Listener is at rest with respect to the source of sound. Wind starts blowing along the line joining the source and observer. मतलब यहाँ पे सिर्फ हवा चल रही है, सोर्स और लिसनर में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। तो सोर्स और लिसनर में अगर कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है, then which of the following quantities do not change? कौन सी क्वांटिटीज चेंज नहीं होगी? फ्रिक्वेंसी नहीं चेंज होगी, वेवलेंथ नहीं चेंज होगा, फ्रिक्वेंसी नहीं चेंज हो रही है, वेवलेंथ भी नहीं चेंज होगा, सिर्फ एक ही क्वांटिटी चेंज होगी और वो क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड। वो भी दो तरीके से चेंज हो सकती है। अगर सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ विंड चल रही है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ जाएगी, सोर्स से ऑब्जर्वर का उल्टा, मतलब ऑब्जर्वर से सोर्स की तरफ अगर विंड चल रही है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड घट जाएगी, क्योंकि विंड अकेले अगर फ्लो करती है तो डॉपलर इफेक्ट नहीं होता है, जानते हैं हम ये बात। यस Yes, sir. ओके, क्वेश्चन 18 देखें। चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ड्यू टू डॉपलर इफेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन। डॉपलर इफेक्ट से जो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है वो किस पर डिपेंड नहीं करती है? स्पीड ऑफ सोर्स, ये तो गलत बात है, करती है। स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, ये भी गलत बात है, इस पे भी करती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, इस पे भी करती है, किस पे डिपेंड नहीं करती है? सेपरेशन बिटवीन सेपरेशन। देखा आपने, कोई भी अभी तक ऐसा प्रॉब्लम हमने सॉल्व नहीं किया जिसमें हमने ये बोला कि डिस्टेंस ज्यादा हुआ या कम हुआ, ठीक है ना। डिस्टेंस को तो गिना ही नहीं हमने, फॉर्मूला तो खाली स्पीड्स का लग रहा है ना, v प्लस माइनस vo डिवाइडेड बाई v प्लस माइनस vs इंटू n, तो फॉर्मूला तो खाली स्पीड्स का लग रहा है, तो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन से कोई फर्क नहीं आएगा। गेटिंग इट राइट? यस Yes. सर। और कुछ इजी क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखता हूं, यू मस्ट ट्राई। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 31 सीक्वेंस में, मैं थोड़ा आगे पीछे कर रहा हूँ, रिमेनिंग क्वेश्चंस कल कंप्लीट करके चैप्टर को एंड कर देंगे। ये आपका होमवर्क रहेगा, आपने इस क्वेश्चन को होमवर्क में करना है, पढ़ लो। अगर ऐसा लगे कि नहीं सर टफ जा रहा है तो अभी बता दो, अभी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक? आसान है, देखो एकदम। ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क रहेगा, इसको भी पढ़ लो। इफ यू फील नहीं सर टफ होगा, हमको नहीं आएगा समझ में, तो अभी मैं थोड़ा हिंट विंट दे देता हूँ इसका।
इसको भी आप होमवर्क में ट्राई करेंगे, ठीक है। देखो दोनों क्वेश्चन ध्यान से, अगर कोई बात ऐसी लग रही है कि नहीं सर ये नहीं जमेगा, या इस तरीके का कोई क्वेश्चन मैंने नहीं लिया हो इससे पहले, तो फिर बात करें मुझसे। समझ आया व्हाट आई एम सेइंग? दोनों मैनेजेबल हैं? यस। Yes, sir. इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ध्यान रखना ये यूनिट किलोमीटर पर आवर में नहीं चलेगा, क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? मीटर पर सेकंड में करना Meter per second. 5/18 से कन्वर्जन करके फिर इसका यूनिट हम लोग मीटर पर सेकंड करेंगे। आ रहा है ना समझ में? चलिए एक और Yes, क्वेश्चन sir. देखते हैं, इसे सॉर्ट आउट करते हैं फिर रुक जाते हैं। Stationary source emits sound of frequency 1200 Hz if the wind blows at the speed of 0.1 v, where v is the velocity of sound। यहाँ बोला है देखो, deduce change in the frequency for a stationary observer on the wind side of source। तो खाली विंड ब्लो कर रही है बेटा, ठीक। अगर खाली विंड का फ्लो होता है डॉपलर इफेक्ट नहीं हो, तो डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा। अगर डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा तो इसका मतलब इस सिचुएशन में हम क्लियर कट कह सकते हैं नो चेंज। नो चेंज, देयर इज नो चेंज एट ऑल। रिपोर्ट द कैलकुलेशंस फॉर द केस व्हेन देयर इज नो विंड बट द ऑब्जर्वर मूव्स विद द स्पीड ऑफ 0.1, मतलब ऑब्जर्वर चल रहा है और कंडीशन ऑफ सोर्स तो बिल्कुल क्लियर है, सोर्स रुका हुआ है। तो हम ये क्लियर मेंशन करेंगे, सोर्स की स्पीड 0, ऑब्जर्वर की स्पीड 0.1 v एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स, ठीक है, और ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 1200 हर्ट्ज। तो टुवर्ड्स जा रहा है। इक्वेशन देखिए, इक्वेशन क्या बनाएंगे हम लोग? Na इज इक्वल टू v प्लस vo, सही है ना, डिवाइडेड बाई v इंटू n। क्लियर? Yes, sir. तो Na इज इक्वल टू ये v प्लस 0.1 v डिवाइडेड बाई v इंटू फ्रीक्वेंसी निकली 1200 हर्ट्ज। v कॉमन कैंसिल, Na इज इक्वल टू 1.1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 1200, सिंपली 1.1 इंटू 1200 आंसर 1200 एंड कितना? 1320 1320 हर्ट्ज। दैट्स इट। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है। जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको लिए गए हैं रिकॉर्डेड पार्ट में फिर एक बार उसे देख लें और ठीक से प्रैक्टिस कर लें।